Good morning, all of you. Myself, Kiran Sharma, working as an assistant professor in Doon Valley Institute of Pharmacy and Medicine. Today, I am again with you with my new video. This video is the second part of sterile dosage form, which we covered in my previous video yesterday. In yesterday, we will study about sterile dosage form, basic introduction, what are the basic requirements of what are the basic requirements of sterile dosage form, and what are the formulation of sterile dosage form. In today's video, we will study what are the production facilities while when we prepare parenteral preparation or product. What are the basic facilities which we maintain? So let's start. Production facilities. The manufacturer of parenteral preparation requires special precautions. जो parenteral preparation के manufacturers होते हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको parenteral preparation बनाने के लिए special precautions का लेनी पड़ती हैं और facilities in order to maintain sterility and freedom from particulate matter. क्योंकि हमने कल की वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारे पेरेंटल प्रिपरेशंस होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, वो स्ट्राइल होते हैं. तो उस स्टर्लिटी को मेंटेन करने के लिए इनको कुछ फैसिलिटीज़ का ध्यान रखना पड़ता है जब ये प्रिपरेशंस बनाते हैं. और पर्टिकुलेट मैटर का मतलब क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल्स हमारे इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट हैं, वो हमारे प्रिपरेशन के अंदर ना चले जाएं. हमें ऐसी कंडीशंस वहाँ मेंटेन करनी पड़ती है. द प्रोडक्शन एरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस. जो हमारा प्रोडक्शन एरिया है उसको हमने 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया है. फर्स्ट है हमारा क्लीन अप एरिया, सेकेंड वन इज प्रिपरेशन एरिया, थर्ड वन इज एसेप्टिक एरिया, फोर्थ इज क्वारंटाइन एरिया, एंड लास्ट वन इज फिनिशिंग एंड पैकेजिंग एरिया. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट इज क्लीन अप एरिया. क्लीन अप एरिया वो एरिया है जिसे नाम इंडिकेट कर रहा है क्लीन अप. That means in this area we will clean our apparatus, equipments which we use during preparation of parenteral products. ये वो एरिया है जहाँ पे हम अपने जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी हमारे वहाँ पे अपरेटस वगैरह चाहिए होते हैं हमें प्रिपरेशन करने के लिए प्रोडक्ट की, उन सबको क्लीन किया जाता है. क्लीनिंग पर्पस के लिए यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स को रखते, अपने जो अपरेटस हैं उनको यहाँ पे रखा जाता है. ये जो एरिया है ये मैंडेटरी नहीं है कि ये स्ट्राइल ही होना चाहिए, बट इट शुड बी क्लीन इनफ सो दैट वी कैन अवॉइड फॉरेन पार्टिकल्स. ताकि हम फॉरेन पार्टिकल्स को अवॉइड कर सकें, वहाँ पे कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर ना कर सकें. इसलिए ये कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि स्ट्राइल ही हो. नेक्स्ट आता है हमारा प्रिपरेशन एरिया. प्रिपरेशन एरिया वो एरिया है जहाँ पे हम अपने जितने भी इंग्रेडिएंट, कोई भी प्रिपरेशन बनाने के लिए, जैसे इंजेक्शन हमें बनाना है तो उस इंजेक्शन को बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो हम इस एरिया के अंदर स्टोर करते हैं. इस एरिया के अंदर स्टोर भी करते हैं और इस एरिया के अंदर हम मिक्सिंग भी करते हैं उन इंग्रेडिएंट्स की. जैसे आपको इंजेक्शन बनाने के लिए 4 से 5 इंग्रेडिएंट चाहिए, तो उन इंग्रेडिएंट्स को हम यहाँ पर मिक्स करेंगे प्रॉपरली, फाइनल प्रिपेयर करेंगे कि हम उनको लास्ट में फाइनल बोतल के अंदर स्टोर कर सकें. वो हम प्रिपरेशन एरिया के अंदर करते हैं. ये एरिया भी स्ट्राइल होना ज़रूरी नहीं है, बट इस एरिया के जो हमारे सीलिंग है, जो रूफ है, जो हमारी वॉल्स हैं, वो सब क्लीन होने चाहिए, कोटेड होने चाहिए ऐसे मटेरियल के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करे. ठीक है, इस एरिया के अंदर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रहे हैं. तो उस टाइम पे मिक्सिंग के दौरान अगर कोई भी कंटामिनेशन हो जाती है तो वो हमारे फर्दर प्रिपरेशन को इन्फ्लुएंस करेगी, इफेक्ट करेगी. इसलिए हमें इस एरिया को मेंटेन, अच्छे से प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ता है. जो यहाँ की वॉल्स होती हैं उनको कोटेड करना पड़ता है विद मटीरियल विच इज़ रेसिस्टेंट टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ. This is the second area. Third one is aseptic area. एसेप्टिक एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता. ये हमारा जो प्रोडक्शन फैसिलिटी होती है उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट एरिया होता है एसेप्टिक एरिया. इस एरिया के अंदर हमारा जो फीलिंग और सीलिंग दोनों ही इस एरिया के अंदर होती है. जो आपके फाइनल कंटेनर के अंदर फीलिंग होती है, फीलिंग को किसकी फीलिंग कर रहे हैं, जो हमने प्रिपरेशन एरिया के अंदर इंग्रेडिएंट मिक्स किए थे उसकी हम अब एम्प्यूल्स या वाइल्स के अंदर फीलिंग कर रहे हैं.
इस एरिया के अंदर हम फिलिंग भी करते हैं और फिलिंग करने के बाद लास्ट में फाइनल सीलिंग भी करते हैं। तो ये एरिया हमारा कैसा होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्राइल होना चाहिए। यहाँ पर वायबल और नॉन वायबल कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। वो हम कैसे मेंटेन करते हैं, हैपा फिल्टर्स के साथ। हम इस रूम के अंदर हैपा फिल्टर्स लगाते हैं। हैपा फिल्टर्स क्या होते हैं, हाई एफिशिएंसी प्रोडक्शन पर्टिकुलर एरिया। तो इस एरिया के अंदर हमारा क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया जो है एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि हैपा फिल्टर जो होता है वो बिल्कुल छोटे से छोटे साइज का जो बैक्टीरिया होता है उसको भी फिल्टर कर देता है, उसको भी अंदर एंटर करने नहीं देता। ये था एसेप्टिक एरिया। नेक्स्ट है हमारा क्वारंटाइन एरिया। क्वारंटाइन एरिया वो एरिया है जहाँ पे आपका फाइनल सीलिंग होने के बाद जो कंटेनर है आपका, उसको यहाँ पर स्टोर किया जाता है। और इस एरिया के अंदर ही आपका जिस टाइम पे हम स्टोर करते हैं उसके बाद इवैल्यूएशन टेस्ट होते हैं। इवैल्यूएशन टेस्ट क्या होते हैं, जैसे आपका प्रोडक्ट बन गया है, बनने के बाद हम टेस्टिंग करते हैं कि जो हमें रिक्वायरमेंट थी, जैसे हमें चाहिए थे वैसा ही बना है कि नहीं बना है। तो हम वो उसके लिए हम क्या कहते हैं, कुछ इवैल्यूएशन टेस्ट करते हैं, वो हम फर्दर अभी पढ़ेंगे। तो इस एरिया के अंदर जब तक इवैल्यूएशन टेस्ट होकर उनका रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक कि बैच पास नहीं हो जाता, तब तक हम उसको जो हमारे फाइनल कंटेनर है, प्रोडक्ट है, उसको क्वारंटाइन एरिया के अंदर स्टोर करके रखते हैं। ये एरिया भी प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए, स्ट्राइल होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे भी जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो हमारे प्रिपरेशन के अंदर एंटर कर सकते हैं, उसको कंटामिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एरिया है हमारा फिनिशिंग एंड पैकिंग एरिया। जिस टाइम जब आपका इवैल्यूएशन टेस्ट होने के बाद बैच पास हो जाता है तो हम उसको फिनिशिंग के लिए भेज देते हैं, ताकि उसको अच्छी फिनिशिंग दे सके, मार्केट में जाने के लिए उसको फाइनल फिनिशिंग दे सके। और लास्ट में पैकिंग एरिया के अंदर भेज देते हैं, जहाँ पे पैकिंग हो जाती है उसको लेबल कर देते हैं और फाइनली मार्केट के अंदर भेज देते हैं उसको डिस्पेंस करने के लिए। तो ये था हमारा प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। इसके अंदर हमारे 5 एरिया कवर किए हैं हमने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसका प्रिपरेशन ऑफ इंट्रावीनस फ्लूइड। इंट्रावीनस फ्लूइड के अंदर आईवी फ्लूइड, इसको हम आईवी फ्लूइड भी कहते हैं, पेपर में कई बार ये आईवी फ्लूइड के नाम से भी आता है। प्रिपरेशन करते हैं हम आईवी फ्लूइड्स की। इसके अंदर हमारा डेक्सट्रोज इंजेक्शन आईपी बनाया जाता है। आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। तो डेक्सट्रोज इंजेक्शन बनाया जाता है। दिस आर अवेलेबल इन कंसंट्रेशन ऑफ 5, 10, 25, 50% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन। ये इन वॉल्यूम में अवेलेबल होता है। इसके अंदर फर्दर NaCl और डेक्सट्रोज इंजेक्शन भी होता है। इट कंटेन्स NaCl फ्रॉम 0.11 to 0.9%, डेक्सट्रोज 0.25 to 25% NaCl इंजेक्शन IP. It contains 0.9% NaCl, is also called a normal saline solution। जिस सॉल्यूशन के अंदर 0.9% NaCl होता है उसको हम नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। इस अनदर वन इज सोडियम लैक्टोज इंजेक्शन। इट कंटेन्स 1.75% to 1.95% सोडियम लैक्टोज। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर के लिए एज अ इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर काम करता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हम उसको सोडियम लैक्टोज के इंजेक्शन या फिर डेक्सट्रोज के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये था हमारा आईवी फ्लूइड। नेक्स्ट है हमारा आईवी एडमिक्सचर। आईवी एडमिक्सचर क्या है? एन आईवी एडमिक्सचर इज द प्रिपरेशन ऑफ अ फार्मास्यूटिकल मिक्सचर ऑफ 2 और मोर ड्रग्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग्स का मिक्स करके डालते हैं इनटू अ लार्ज बैग, एक लार्ज बैग के अंदर और आईवी बोतल फ्लूइड के अंदर। 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग्स को जब हम स्टोर करते हैं एक लार्ज बैग या बोतल के अंदर तो हम उसको कहते हैं आईवी एडमिक्सचर। This is always done under the direction of a doctor, control performed by a trained pharmacist. This is to be sure that no one is accidentally overdosed। क्या करते हैं हम इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग जो है स्टोर करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंटली, क्योंकि ये लार्ज बैग के अंदर होता है, कंसनट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होती है, तो कई बार ओवरडोज भी दी जाती है और वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है। तो ये डॉक्टर की या फार्मासिस्ट की ड्यूटी है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो हम डोज दे रहे हैं वो ओवरडोज ना हो जाए और गिवन द रॉन्ग मेडिकेशन, और गलत मेडिकेशन किसी पेशेंट को ना दी जाए। क्योंकि आईवी एडमिक्सचर में क्या होता है, अगर आप सिंगल ड्रग दे रहे हो तो उसके साइड इफेक्ट थोड़े कम होते हैं, बट इसके अंदर हम क्या करें, 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग्स का मिक्सचर बना लें तो वो सारे ड्रग कंबाइन होके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट कोज करते हैं। तो इसलिए इसका हमें स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है कि एक तो ओवरडोज ना दी जाए, दूसरा गलत मेडिकेशन ना दी जाए किसी भी पेशेंट को। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारा टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन।
जो नाम से पता चल रहा है कि हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। कई बार क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है न्यूट्रिएंट की, या फिर हम बाहर से जो न्यूट्रिएंट ले रहे हैं वो प्रॉपरली हमारी बॉडी जो है उसको बना नहीं पा रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बाहर से बॉडी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए बाहर से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। उन्हें हम कहते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। पेरेंटल न्यूट्रिशन इज द फीडिंग ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट, हम फीड कर रहे हैं न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट टू अ पर्सन इंट्रावेनसली, आईवी रूट से, इंजेक्शन के रूट से हम न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट जो है फीड करवा रहे हैं पेशेंट को, बाय पासिंग द यूजुअल प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड डाइजेशन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो खाना खाने का प्रोसेस था और उसको डाइजेशन करने का प्रोसेस था उसको हम बाईपास कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है पेशेंट जो है सेंसिटिव हो जाता है, उसका जो जीआईटी ट्रैक है वो सेंसिटिव हो जाता है कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, डाइजेशन उसका प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, तो हम उसको आईवी रूट से जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ताकि उसकी बॉडी की जो डिमांड है वो फुलफिल हो सके। द प्रोडक्ट्स आर मेड बाय फार्मास्यूटिकल कंपाउंडिंग कंपनीज। जो ये TIPN है, TPN है, जो इसको भी हमारे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वही इनको उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कई बार ये पेपर में TPN के नाम से भी आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। TPN का मतलब है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। पर्पस क्या है हमारा ये न्यूट्रिशन बनाने का, टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए, जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने के लिए, टिश्यू की मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर एंड एनर्जी डिमांड के लिए, टू बाईपास द जीआईटी ट्रैक, जीआईटी ट्रैक को बाईपास करने के लिए उन पेशेंट्स के लिए हु आर अनेबल टू टेक फूड ओरली, जो ओरली जो है खाना नहीं खा पा रहे, जिनका डाइजेशन या फिर जीआईटी ट्रैक प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा, तो उनको बाईपास करने के लिए भी हम आईवी रूट से टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उसकी बॉडी की एनर्जी की जो डिमांड है, जो न्यूट्रिशन की डिमांड है, वो हम फुलफिल कर सकें। तो दिस इज ऑल अबाउट टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस इज द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। सब्सटेंस जो है एक दूसरे से सेपरेटेड किए जाते हैं ड्यू टू देयर डिफरेंसेस इन डिफ्यूजिबिलिटी थ्रू मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के थ्रू वो कितना डिफ्यूज हो पा रहा है, कितना पास आउट हो पा रहा है, उसके डिफरेंसेस के बेसिस पे हम डायलिसिस दो सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट करते हैं। तो जो फ्लूइड हम इसके लिए यूज़ करते हैं उसको कहते हैं डायलिसिस फ्लूइड। ये दो तरह का होता है, हीमोडायलिसिस एंड इंट्रापेरिटोनियल डायलिसिस। हीम वर्ड होता है ब्लड के लिए, तो जो ब्लड की डायलिसिस करते हैं उसको हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। इंट्रापेरिटोनियल कैविटी के लिए, जो कैविटी के लिए जो हमारी हार्ट में प्रेजेंट होती है उसकी कैविटी के लिए जो डायलिसिस फ्लूइड हम यूज़ करते हैं उसको इंट्रापेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट आईवी फ्लूइड्स। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज इवैल्यूएशन ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन। हम जो पेरेंटल प्रिपरेशन हमने प्रोडक्ट बनाया है उसकी इवैल्यूएशन करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। इसको कंट्रोल टेस्ट भी कहते हैं, कि हम चेक करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रॉपरली या सही बना है कि नहीं बना है। उसके लिए हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे फर्स्ट है इसमें स्टेरिलिटी टेस्ट, नेक्स्ट वन इज क्लैरिटी, लीकेज टेस्ट, पायरोजन टेस्ट एंड एससी। ये सब टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं किसी भी पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए, चेक करने के लिए कि प्रिपरेशन हमारी सही है कि नहीं है। तो एक एक करके फर्दर हम टेस्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज स्टेरिलिटी टेस्टिंग। स्टेरिलिटी टेस्टिंग क्या होती है, आर डन टू डिटेक्ट, ये हम किस लिए करते हैं, डिटेक्ट करने के लिए, इफ वायबल फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट और नॉट। कोई भी वायबल मतलब जो लाइव है, जो जिंदा है, वायबल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है कि नहीं है। इसके अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ सैंपल साइज, आपको कितना सैंपल सेलेक्ट करना है टेस्टिंग के लिए वो हम सेलेक्ट करते हैं। सेकंड है हमारा सिलेक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी लेनी है, आपको कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट लेना है जिसकी हमें टेस्टिंग करनी है। थर्ड वन इज मेथड ऑफ टेस्टिंग, आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो टेस्टिंग करने के लिए। दो मेथड होते हैं हमारे, डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड एंड मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। तो इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सा मेथड चूज़ करते हो, डायरेक्ट इनोकुलेशन कर रहे हो कि मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन कर रहे हो, तो वो मेथड की हम चूज़ करते हैं यहाँ पे। फोर्थ, ऑब्जर्व करते हैं और उसका रिजल्ट निकालते हैं। अगर आपके प्रिपरेशन के अंदर कोई इंजेक्शन जैसे आपने बनाए हैं और उसके अंदर टेस्टिंग करने के बाद कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पाई जाती है, तो आपका टेस्ट क्या होता है, फेल माना जाता है। तो दोबारा से हम 2 to 3 टाइम्स वही टेस्ट रिपीट करते हैं सेम प्रोसीजर से। अगर फिर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है तो दैट मीन्स आपका पूरा जो बैच बना है वो फेल है। अदरवाइज अगर जैसे एक में ग्रोथ है बाकी 2 में पास हो गया तो हम उसको पास मानते हैं। ठीक है, एक में हम मानते हैं कि जैसे हमने टेस्टिंग करें तो उस टाइम पे एक्सीडेंटल जो है माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो गई है,
ठीक है, ये था स्टेरिलिटी टेस्टिंग। नेक्स्ट वन इज पर्टिकुलेट मैटर मॉनिटरिंग। पर्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं? जो फॉरेन पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनकी हम मॉनिटरिंग करते हैं। पर्टिकुलेट मैटर इज डिफाइंड एज अनवांटेड मोबाइल इनसोल्यूबल मैटर। अनवांटेड जो हमें नहीं चाहिए, मोबाइल जो मूविंग है, इनसोल्यूबल जो सोल्यूबल नहीं हो पा रहे हैं मैटर हैं अदर देन गैस बबल्स। गैस बबल्स के अलावा जो अनवांटेड मोबाइल इनसोल्यूबल मैटर हैं उनको हम कहते हैं पर्टिकुलेट मैटर। इसके सोर्स क्या है? दो तरह का है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक अंदर की कोई केमिकल रिएक्शन होने की वजह से कोई अंदर ऐसा प्रोडक्ट बन गया है जो इनसोल्यूबल है और जो हमारे लिए हार्मफुल है, उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक कंटामिनेशन, मतलब इंटरनल कंटामिनेशन हुई है। कोई अंदर के जो दो प्रोडक्ट आपने यूज़ किए हैं, जो ड्रग या एक्सिपिएंट यूज़ किए हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उनकी आपस में जो कंटामिनेशन हो रही है, उनके आपस में जो रिएक्शन हो रही है, उसकी वजह से कोई ऐसा प्रोडक्ट बना है जो हमारे लिए हार्मफुल है। एक्सट्रिंसिक कंटामिनेशन क्या होता है? एक्सट्रिंसिक कंटामिनेशन है जो बाहर से आ गई है। जैसे आपने प्रोडक्ट बना रहे हो आप और बाहर आपके एनवायरनमेंट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या फिर डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, वो आपकी प्रिपरेशन के अंदर आ गए, तो उन्हें कहते हैं एक्सट्रिंसिक कंटामिनेशन। तो ये क्या आपको नेक्स्ट मेथड है मेथड फॉर मॉनिटरिंग पर्टिकुलेट मैटर कंटामिनेशन। कौन कौन से मेथड हम फॉलो करते हैं पर्टिकुलेट मैटर की जो कंटामिनेशन होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स की कंटामिनेशन होती है, उसको चेक करने के लिए कौन कौन से मेथड हम फॉलो करते हैं? इसके अंदर फर्स्ट मेथड है हमारा विजुअल मेथड। विजुअली हम अपनी प्रिपरेशन चेक कर देखते हैं और उसके अंदर चेक करते हैं कि कोई फॉरेन पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है कि नहीं है। नेक्स्ट है आपका काउंटर मेथड। थर्ड वन इज फिल्ट्रेशन मेथड। लास्ट वन इज लाइट ब्लॉकेज मेथड। ये वो मेथड हैं जिनको हम फॉलो करते हैं पर्टिकुलेट मैटर या फिर डस्ट पार्टिकल या फिर फॉरेन पार्टिकल्स को की कंटामिनेशन को चेक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए। लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, वो है पायरोजन टेस्टिंग। पायरोजन टेस्टिंग क्या होती है? एक पायरोजन होता है, ये पायरोजन क्या होता है? मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है बैक्टीरिया का। जो बैक्टीरिया का वेस्ट प्रोडक्ट या फिर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है उसको हम कहते हैं पायरोजन। ये पायरोजन क्या करते हैं? अगर आपकी बॉडी के अंदर ये चले जाते हैं तो ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर देते हैं, राइज कर देते हैं, उससे फीवर कोज करते हैं। तो हम इनको चेक करते हैं कि हमारे इंजेक्शन के अंदर कोई पायरोजन प्रेजेंट है कि नहीं है। द टेस्ट इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ द राइज इन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर के राइज को चेक करते हैं कि हमारे जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है कि नहीं। किस में परफॉर्म करते हैं टेस्ट? रैबिट्स के अंदर। फॉलोइंग द आईवी इंजेक्शन ऑफ अ स्ट्राइल सोल्यूशन इनटू ईयर वेन ऑफ रैबिट। रैबिट के ईयर वेन में हम ये जो है लगाते हैं इंजेक्शन। डोज नोट एक्सीडिंग, डोज जो हमने लगानी है वो 10 ml लगानी है। इसके अंदर हम हर 10 मिनट के बाद वो करते हैं, चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, 3 रैबिट जो है, देखो आगे फर्दर इसका एक्सप्लेन किया है। प्रोसीजर क्या है इसका? इंजेक्ट द सोल्यूशन अंडर एग्जामिनेशन स्लोली इनटू द मार्जिनल वेन ऑफ द ईयर। जो रैबिट का ईयर है उसकी वेन्स में हम ये इंजेक्ट करते हैं और इसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ ईच एनिमल। हर एनिमल, जो 3 रैबिट हमने सेलेक्ट किए थे, 3 हेल्दी रैबिट लेते हैं हम। ऐसे रैबिट चूज़ करते हैं जिनको पहले से कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि अगर पहले से उसको कोई बीमारी है, पहले से वो डिसीज़ है उसको है, तो फिर वो हमारे रिजल्ट में वो करेगी, मतलब रिजल्ट एक्यूरेट नहीं हो पाएगा हमारा। तो इसलिए हम हेल्दी रैबिट चूज़ करते हैं जिनको पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम उन तीनों रैबिट को इंजेक्ट, उनके ईयर में जो अपनी प्रिपरेशन है, इंजेक्शन है, उसको इंजेक्ट कर देते हैं। रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ ईच एनिमल। हर एनिमल का जो टेम्परेचर है वो हर आधे घंटे बाद हम रिकॉर्ड करते हैं और ऐसा हम 3 घंटे तक करते हैं। 3 घंटे तक हर आधे घंटे बाद तीनों जो रैबिट है उनका टेम्परेचर जो है नोट डाउन करते रहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल टेम्परेचर, जो डिफरेंस है इनिशियल टेम्परेचर का और मैक्सिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर विच इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड फॉर द रैबिट इज टेकन टू बी इट्स रिस्पॉन्स। हम क्या करते हैं, जो उसका इनिशियल टेम्परेचर था, स्टार्टिंग में कितना टेम्परेचर था, इंजेक्शन लगाने से पहले कितना था और इंजेक्शन लगाने के बाद कितना राइज हुआ टेम्परेचर, वो रिकॉर्ड करते हैं, चेक करते हैं। अगर वो टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर जो है विद इन लिमिट्स है, हमारी लिमिट्स के अंदर है कि इतना ही हमें राइज कर, मतलब जैसे वो होता है ना +-5 होता है, एरर जो होता है +-5 माना जाता है, कि जैसे +5 हो गया तो भी ठीक है, अगर -5 हो गया तो भी ठीक है। तो अगर वो विद इन लिमिट्स है हमारे, तो हमारी प्रिपरेशन पास हो जाती है। अगर वो लिमिट से अबव है, लिमिट क्रॉस हो गई है, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है रैबिट का, तो दैट मीन्स हमारे प्रिपरेशन के अंदर पायरोजन प्रेजेंट है।
इससे हम टेस्टिंग करते हैं पायरोजन की कि कोई हमारे प्रिपरेशन के अंदर पायरोजन प्रेजेंट है कि नहीं है. So this is all about sterile dosage form. In this chapter or in this topic, we will study about parenteral preparation because parenteral preparation comes under sterile dosage form. So thank you all of you. Thank you.